मंत्री जी यहाँ मौजूद है, ऑनरेबल मिनिस्टर एमओएस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मीडिया के दोस्त हमारे यहाँ पे हैं, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। जब मैं न्यूज ट्रैक ज्वाइन किया इंडिया टुडे 1990 में, तो मुझे एक टेप दिया गया रंजना जेटली द्वारा, जो अरुण जेटली जी की नीस है, भतीजी। और उस टेप में मुझे एक कैसेट मिला जिसमें कि लगभग 18 केस थे रेप का, जिसमें सगा रिश्तेदारों ने नशे के हालत में, कहीं पे स्टेप फादर, इस तरह के हुए। तो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था मीडिया में। मैं एक हफ्ते तक खा नहीं पाया, सो नहीं, वो आवाजें मेरे कानों में गूंजती थी। थोड़ा लंबा लंबा बैठना चाहिए नहीं, एंड आई वाज शॉक्ड। और ये बात हमारे जहन में हमेशा रहा कि वुमेन सिक्योरिटी पे कुछ न कुछ करना चाहिए। 2 बड़े युद्ध हुए हिंदुस्तान में, इतिहास गवाह है। एक महाभारत कुरुक्षेत्र में, जहां पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को मौत के घाट कुरुक्षेत्र में उतार दिया गया था। श्री कृष्णा ने महिला की इज्जत के खातिर ये रचना रची गई थी। और सोने का लंका, मोस्ट डेवलपिंग कंट्री श्रीलंका को राख में मिला दिया गया था। श्री राम ने उसको राख में मिला दिया था। आरपीआई का बोलिए, सीता जी का अपहरण हुआ था। ये बात मैं पिछले 30 सालों में कितने लोगों से बताया होगा। मैं नरसिम्हा राव साहब से डिस्कस किया, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से डिस्कस किया, बहुत सारे नेताओं से डिस्कस किया, माननीय मोदी जी से भी मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ करेंगे। फिर रामदास जी से मैंने डिस्कस किया, बोले तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल खड़ा हूं तुम्हारे साथ। चाहे वो कंगना रनावत का केस हो, चाहे पायल घोष का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, सब जगह माननीय मंत्री जी ने जा करके ये कहा कि अगर वुमेन सिक्योरिटी नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं, तो देश का प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं। और इसी बुनियाद पे इनका अपना एक पर्सनल वेबसाइट आज लॉन्च होने जा रहा है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है। आप सबको मालूम ही है कि 15 अगस्त 1947 वाज आल्सो अ फ्राइडे। और ये फ्राइडे एक इतिहास रचेगा। माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, उसकी सबकी जिम्मेदारी है। अब ये यहाँ से शायद अनाउंसमेंट करें। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक टास्क फोर्स का गठन हो, खास तौर पे, और वॉलंटियर्स हो जो महिलाओं की सुरक्षा। एक समय ऐसा आए कि विश्व की कोई भी महिला ये हिंदुस्तान में आके कहे कि देयर इज नो प्लेस एज सेफ एज इंडिया। आज नवरात्रे चल रहे हैं, माता दुर्गा की हम आराधना करते हैं, और दुर्गा जी का जो वाहन है वो शेर है। इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस चीज को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत, ये कहते हैं मैं रामदास हूँ, हनुमान जी क्या थे, राम के दास थे। तो ये बहुत बड़ी ताकत हम लोगों के साथ है। ये मजाक में हंस के बोल के, भीमराव अंबेडकर साहब जब स्कूल में पढ़ते थे तो अछूत की बहुत बीमारी थी उस दौरान, आज भी देखने को मिलता है ये कास्ट का प्रॉब्लम। तो उनको जो ऊंचे वर्ग का प्यून जो पानी पिलाता था, तो एक डिस्टेंस से वो पानी गिराते थे, वो नीचे पीते थे। तो वो कहते थे जिस दिन प्यून नहीं है उस दिन मैं प्यासा रहता था। नो प्यून नो वाटर। तो ये वो शख्स हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी जी ने नमन किया, सलामी दी, अपने सिर से लगाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो रचयिता है भीमराव अंबेडकर साहब, उनकी बात कहते हैं। गौतम बुद्ध की बात करते हैं। जो कास्ट है, कम्युनलिज्म है, उससे बिल्कुल हमारा सिस्टम तार तार हो जाता है। इसलिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये मंत्री जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके दिलों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए बढ़ रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि सर को पूरा एक इंटरनेशनल लेके जाया जाए। इसलिए अंग्रेजी में है, ये हिंदी में भी अनुवाद होगा, ताकि जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो जिनका दिल है अमेरिका में लेकिन दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, वो सब के सब हमारे माननीय मंत्री जी के साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा भाई बोलेंगे, बोलो।
बोलो बोलो मिर्जा बेग बोले मिर्जा बेग साहब दिल्ली के अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष हैं, 2 शब्द ये कहने वाले हैं। मंच पे बैठे हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामपाल जी, मंजू चिक्कर जी, सलीम जी, ये क्या आरपीआई का है कि अपने नाम का है? सब लोगों को मिलकर आरपीआई का नहीं, साथियों आज बड़े आरपीआई का नहीं है। कि हमारे रामदास जी 28 पर एक वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है और मैं तो ये मानता हूं कि पूरे देश में रामदास अठावले जैसा लीडर नहीं बोला वो बाबा साहब के बाद कोई तो था। जो बाबा साहब की लक्ष्य कदम पर या बाबा साहब की विचारधारा को लेकर पूरे देश में हाँ? .co बाबा साहब की विचारधारा को फिर फैलाना और गरीब .co और .co .in हाँ चाहे वो किसी भी जाति हो, रखो ब्राह्मण हो, पंडित हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबके लिए जैसे बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबको मतदान का अधिकार दिया है, इसी तरह रामदास जी 98 सबके लिए अपना दरबार खोला रखते हैं और ये नहीं देखते कि आप कौन सी पार्टी से हैं, चाहे आप उनके विरोधी पार्टी से हो या किसी भी दल से हो, अगर आप कोई काम लेके आए हैं तो ये बना है और उसके लिए वोट भी करते हैं, काम भी करते हैं, जरूरत पड़े तो किसी मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़े उसके पास भी करते हैं। तो ये बुकियां ये क्वालिटी हर नेता में नहीं होती। मेरी भी बहुत सारे नेता जानने वाले हैं या बहुत सारे मेरे दोस्त रहे थे जो मंत्री भी बने हुए हैं, संसद भी है, सरकारों में भी है, लेकिन मैंने देखा है कि रामदास अठावले जी सवेरे 11 बजे से रात के 11 बजे तक कभी कभी तो आप सोचते हैं कि कितना काम करते हैं, ये काम करते करते नींद आने लगती है, आराम नहीं करते। अब देखो ये जो बीमारी चल रही है तो इसमें लीडर बात ही नहीं कर रहा है, किसी से डिपार्टमेंट के अफसर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रामदास जी अठावले के आप आओ तो आप 100-200 400 आदमियों से ले लीजिए उनकी सुनते हैं, उनकी समस्या का हल करने का प्रयास भी करते हैं और अपने स्टाफ से भी कहते हैं। और मैं मुबारकबाद उनके स्टाफ को भी देना चाहता हूँ। .com बोलते हैं ना इसको, .com .in हाँ इसके बाद मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। ये भी मैडम बोलो बोलो अब हमारे नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट मंजू शिखर जी, ये जब से हमारे पार्टी में है और रामदास जी अठावले साहब की विचारधारा पे काम कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जा रही है। मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द Good afternoon to all of you. First and foremost, I want to congratulate the Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athawale, for the launching of this website. And I also want to congratulate the entire nation because now we will get a bigger platform to hear the views of the Minister. Our esteemed gentleman has been talking about Sita, talking about Draupadi, talking about when he is talking about Draupadi and talking about Sita, he is basically referring to the entire female community of this on this planet. And हम सब जानते हैं कि पुराने लोग ये कहा करते थे कि सिर्फ 3 वजहों से जंग होती है, जर, जोरू और जमीन। इन तीनों वजह से ही हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई। हेलन ऑफ ट्रॉय के पीछे झगड़ा हुआ, सीता जी के पीछे झगड़ा हुआ। मंत्री जी केवल रिपब्लिकन पार्टी या दलितों के नेता नहीं है। आज मैं इस मीडिया को बताना चाहती हूँ कि जब सर किसी रेप विक्टिम के बारे में बात करते हैं तो वो केवल दलित नहीं होती है। रेप विक्टिम कोई भी हो सकती है, ब्राह्मण हो सकती है, क्रिश्चियन हो सकती है, मुस्लिम होगी। और मैंने 9 साल में हमेशा यही देखा कि सर ने
किसी भी जाति का कोई भी अत्याचार किसी के ऊपर हुआ, उस पर हमेशा हमारे मंत्री जी ने आवाज उठाई, रिपब्लिकन पार्टी ने आवाज उठाई। एक लोकप्रिय नेता, हमारे मंत्री जी जमीन से जुड़े हुए नेता, सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको बहुत वक्त देते हैं, कभी किसी को खाना खाए बिना अपने घर से नहीं जाने देते हैं। कोई भी हो, चाहे विपक्ष नेता की ही कोई इंसान आए इनके पास में, उनके लिए भी काम करते हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द मीडिया हु हैव कम हियर टुडे ऑन दिस ओकेजन एंड आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। और सर से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि सर इस मंच से, इस वेबसाइट से पूरी दुनिया में, अपने देश में अपने विचारधारा को पहुंचाएंगे और इस देश को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी, महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगी, दलितों को प्रोटेक्शन मिलेगी, बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्शन मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन सर, जय हिंद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए आज मेरे नाम से www.ramdasathole.co.in इस नाम से वेबसाइट शुरू हो रही है। और कोई सताए हमें बताए, कोई सताए हमें बताए, कोई बुलाए, कोई सताए हमें बताए, हमें बुलाए, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई चलाए। दलित और महिलाओं को जगाओ, दलित और सभी महिलाओं को जगाओ और अत्याचार करने वालों को भारत से भगाओ। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जिसके ऊपर भी अन्याय होता है, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, लिंगायत हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए ये वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का उपयोग हमें इसलिए करना है कि किसी पर भी अन्याय करने की मेंटेलिटी खत्म करनी चाहिए। जो अन्याय करता है उनको ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि दूसरा अन्याय करने के लिए आगे ना आए। इसी तरह की सजा देने के लिए अगर मेरे पास इसी तरह की कोई कंप्लेंट आती है, आज तक मैंने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया है और अच्छा काम करने वालों को बाहर निकाला है। तो इसी तरह मतलब हम कोई किसी पर अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों पर अन्याय करने वालों की जो शक्ति है, उस शक्ति को खत्म करने की आवश्यकता है। आज भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। एकदम पूरा विकास होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के पास तो अभी 6-6.5 साल पहले सत्ता आई है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता रही, लेकिन गरीबों का उद्धार हुआ नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिला नहीं, महिलाओं के अत्याचार रुके नहीं, दलितों के अत्याचार रुके नहीं, जातिवाद खत्म नहीं हुआ, किसानों को न्याय नहीं मिला। और इसीलिए ये सरकार सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने की बात करता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भूमिका को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। और हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार मौका मिला है। आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मुझे मंत्री पद देने का मौका मिला था। 2004 से 2009 तक यह यूपी की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, और हमारे भारत के तमाम लोगों ने अपेक्षा की थी कि रिपब्लिकन पार्टी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं अकेला हूं, इसीलिए मुझे मंत्रिमंडल में लिया नहीं।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने ले लिया है। 2 बार मुझे राज्यसभा दी है। तो और मैं कोई मेरे काम के लिए मैं इधर मंत्री तो नहीं बना हूँ, मैं समाज के लिए मंत्री बना हूँ, मैं भारत देश के लिए मंत्री बना हूँ। भारत के कोने कोने का कोई भी आदमी मेरे पास आए, मैं उनको पूछता भी नहीं कि तू कौन सी पार्टी का है, तू कौन सी जाति का है, तो मेरे पास एक एप्लीकेशन लेकर आता है तो फौरन मैं वहाँ डीएम को, एसएसपी को, डीएसपी को या जो भी मतलब है उसको मैं फोन करता हूँ। मुझे पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने दूर से मेरे पास अपेक्षा अगर कोई आदमी आता है तो बहुत बार इस पर चर्चा हुई। जब मैं भारतीय दलित ट्रांसफर में काम करता था तब भी मुझे कुछ जिला अध्यक्ष बोलते थे कि तुम्हारे पास डायरेक्ट लोग आते हैं, तो डायरेक्ट लोग आते हैं इसीलिए ये पार्टी जिंदी है, अगर मैं पूरा तुम्हारे पास मैं छोड़ दूंगा तो ये पार्टी तो चलेगी नहीं। तो इसीलिए मेरे पास जो काम है तो मेरे पास से हो जाएगा काम, तो जिला अध्यक्ष से नहीं होगा। और जिला अध्यक्ष पास भी जाना चाहिए, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप उनके पास भी जाइए, उधर काम नहीं होगा तो आप मेरे पास आइए। तो इसी तरह मतलब मेरा संपर्क ग्रास रूट से हमें जा रहा है, इसलिए पार्टी से कोई गया कोई आया इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अभी यहाँ 22 साल से मैं दिल्ली में हूँ। 1998 में मैं पहली बार सुनकर आया था, तब मिर्जा मेहता बेग जी हमारे मतलब यहाँ पहले रिपब्लिकन पार्टी को मानने वाले थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी बाबा साहब को मानते थे, आरपीआई को मानते थे, और वो भी मतलब अपनी पार्टी में आए। वो बहुत एक्टिव हुई, देखने के बाद मैंने उनको दिल्ली का अध्यक्ष बनाया और वो दिल्ली में बहुत ही अच्छा संगठन मतलब करते रहे हैं। और हमारे अनिल कुमार जी है, वो बीएसपी छोड़कर हमारे पार्टी में आए, वो भी जहांगीरपुरी उस इलाके में काम कर रहे हैं। राजकुमार जी जो मेरे पास मंत्रालय में थे, रिटायर होने के बाद वो भी मतलब काम पे थे, तब भी मेरे साथ थे, रिटायर होने के बाद भी मेरे साथ है। और मिर्जा बेग और उनकी अच्छी दोस्ती है, तो वो भी मतलब अपने पार्टी में आए हैं। सलीम मलिक है, भीषण है, ऐसे हमारा विपिन है, विपिन शर्मा जी है, दूसरा कौन, हमारी मंजू छबर जी है जो ब्राह्मण समाज की है, लेकिन ब्राह्मण समाज की होने के बावजूद भी वो लगातार मेरी पार्टी के साथ वो काम करती है। उनको उत्तर भारत का अध्यक्ष हमने बनाया है और हमेशा कटआउट लगाती है, पार्टी का नाम लोगों के बीच में जाने के लिए कोशिश करती रहती है। इसी तरह मतलब बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता अपने साथ है और अच्छी तरह काम कर रहे हैं हमारे हाँ। तो इसी तरह सभी जो कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता आज इधर आए हैं। और इरफान शेख जो है, इरफान शेख मतलब आज ये वेबसाइट की जो बढ़ा रहे शान, आज के वेबसाइट की जो बढ़ा रहे शान, उनका नाम है इरफान। और मैं तो हूँ मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की जान, मैं तो हूँ मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की जान, और मैं हमेशा देता रहूँगा तुमको मेरे बाबा साहब विचारों का दान। तो ये दान करते करते हम आज इधर आए हैं। और हमारी तरुण लेखी जी जो आई इधर, तरुण लेखी जी सामने आइए, सामने आइए। ये तरुण लेखी जी पंजाब के रहने वाले हैं और इनका होटल भी है, होटल भी है इनका। और ये एक हमारा कुणाल है, इनके साथ हमेशा रहता है। और ये दोनों की साथ हमेशा हमेशा होती है। मतलब तुम अगर मुझे हमेशा देते रहोगे साथ, तुम सब लोग अगर मुझे देते रहोगे साथ, तो मेरा मजबूत हो जाएगा हाथ। तो आज सभी लोगों को ये वेबसाइट के इनॉग्रेशन के टाइम पर हमारी रानी साहब इधर आई है, ये दिल्ली में रहती है और ये उत्तराखंड की प्रभारी भी है। वहीं बहुत सारी महिलाएं मतलब मेरी पार्टी के साथ काम करती है, बहुत सारे नौजवान लोग मेरे पार्टी के साथ काम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पर बहुत बड़ा प्यार करते हैं। उनको सत्ता का कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी लगातार मेरे साथ 20, 22 साल, 25 साल, 30 साल से मेरे साथ लोग हैं। मैं कल महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में 4 जिले का दौरा करके मैं कल सुबह मैं दिल्ली से गया था, फिर मैं आज सुबह इधर आ गया। और वहाँ मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ इतने लोग भीड़ करते हैं कि मुझे मतलब हार डालने के लिए इतनी हार डालना, फोटो निकालना,
लेकिन ये कोरोना के टाइम पर फोटो निकालना, हार डालना ये नहीं होना चाहिए। एकदम ऐसे मैं कल पंढरपुर में था तो कम से कम 50-60 का गाड़ी थी और हर जगह पर इतनी भीड़ लोग करते हैं कि मैं एकदम मेरे आंख पर आ जाते हैं। इसीलिए मतलब अभी तो दौरा करना है या नहीं मुझे थोड़ा कुछ दिन सोचना पड़ेगा, क्योंकि एकदम लोगों को कुछ ध्यान रहता नहीं है, अपनी चिंता भी वो नहीं करते, दूसरे की चिंता भी नहीं करते हैं। तो हमेशा की बात अलग है, हमेशा तो हम जाते लोगों के बीच में फोटो लोग निकालते, हार लेते, वो सब ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना का संसर्ग कब किसको होगा इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए मतलब आपने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और मोदी जी ने बताया कि जब तक नहीं ये दवाई तब तक नहीं चाहिए ढिलाई, तो मतलब ये ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसको कुछ भी हो सकता है। अपनी ज़िंदगी अपने लिए बहुत बड़ी प्यारी है, अपनी फैमिली है, अपना पार्टी है, अपना समाज है, तो सबको मतलब ध्यान में रखकर हम सब लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। तो आज हमारे इरफान खान जी हमारे बड़े सीनियर पत्रकार भी है और वो हमारे आरपीआई के मीडिया एडवाइज़र भी है और उन्होंने मतलब आज का ये काम बहुत अच्छा किया है। तो इस वेबसाइट पर जो भी कोई कंप्लेंट होती है तो ये आप भेज दीजिए। इसको न्याय देने के लिए मैं वहाँ पत्र लिखूंगा, फ़ोन करूंगा, उनको इसका पत्र का रिप्लाई दे दूंगा और सभी लोगों को किस तरह न्याय मिल सकता है। क्योंकि मैं किसी भी अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो मुझे बोलते हैं हम आपको जानते हैं, आपसे बात करने के बाद हमको बहुत खुशी हुई। तो बहुत सारे छोटे मोटे काम जो है मैं फ़ोन करने के बाद होते हैं, पत्र भेजने के बाद होते हैं। हर काम होता है, ऐसा नहीं है हमारे तो इसी तरह मतलब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है। तो आज सब हमारे मीडिया वाले भी इधर आए हैं तो सबको खाना रखा है। तो तरुण लिखी जी ने, इनका होटल भी चलता है और ये बहुत बड़े एक्टिव आदमी है। मतलब हमेशा मतलब घोषणा देते, क्या घोषणा देते हैं आदरणीय ठाकरे साहब। हाँ, तो ये घोषणा उनकी जो होती है वो अकेले होते हैं तो भी ये घोषणा देते हैं। मतलब ये जय भीम, जय ठाकरे साहब। हाँ ठीक। तो इसी तरह मतलब ऐसे लोग ये लेकिन पंजाब के रहने वाले हैं, हमारी जाति के नहीं है। कौन सी जाति है आपकी? सर राजपूत सर। राजपूत है। हाँ, ये राजपूत है। तो राजपूत होने के बावजूद भी वो अपने साथ है, सभी जाति के लोग अपने साथ है। तो एक अपनी पार्टी की विशेषता है। अभी अपनी पार्टी इतनी मजबूत नहीं, आज बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बिहार में हर जिले में अपनी पार्टी है, लेकिन अभी तक पार्टी का प्रदर्शन जब तक 10,000 20,000 लोगों की सभा होती नहीं है तब तक मतलब बिहार में बीजेपी या जेडीयू अपने को एक भी टिकट नहीं देगी। दिल्ली में अगर अपने को अलाइन करना है बीजेपी के साथ तो अपने को हर तहसील प्लेस में जहाँ विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी कमेटी होनी चाहिए, जिला कमेटी होनी चाहिए, वार्ड कमेटी होनी चाहिए और एकाधा प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें 10,000 लोग जमा हो। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और जिले में भी अगर 2-3 हज़ार की 5,000 की सभा होती रहेगी तो एक पार्टी की पहचान बनेगी। मुझे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे जानने से फायदा नहीं है। ग्रास रूट में जब तक लोगों को नहीं जगाते हैं और लोगों को अपने पार्टी में नहीं लाते हैं, या दिल्ली में जगह जगह पर अपना बोर्ड लगना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी इस तरह पार्षद के बोर्ड लगते हैं, एमएलए के बोर्ड लगते हैं, एमपी के बोर्ड लगते हैं, उसी तरह अपने भी बोर्ड, अपने पार्टी के बोर्ड भी जगह जगह पर लगना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले इन ब्रैकेट और आपका जिले का नाम, आपका नाम, 1-2 लोगों का नाम, दिल्ली के अध्यक्ष का नाम, तो इसी तरह मतलब वहाँ तो इसी तरह लोग पहचानेंगे। तब दीदी सर मेरी पहचान बन गई कि शरद पवार मुझे बोलने लगे कि भाई आपने हमारे साथ आना चाहिए, आप अगर हमारे साथ आए नहीं तो हमारी सरकार आएगी नहीं। तो मैं बोला मैं क्या करूँ, तुम्हारी सरकार नहीं आएगी तो आपने हमारे साथ आना चाहिए। इसीलिए मतलब मेरे भारतीय दलित प्रांतर के बोर्ड जो थे वो गली गली में लगते थे, गांव गांव में लगते थे, रास्ते में जहाँ भी कोई जाता था वहाँ बोर्ड दिखता था, मेरा वोट दिखता था। तब डिजिटल नहीं था, लेकिन लोग अपने पत्रे पर जो बोर्ड बनाते थे और कपड़े के बैनर पर ये अपना बैनर पर बनाते थे कपड़े पर, तो वो भी बैनर लगते थे, पोस्टर लगते थे। इसी तरह हमारी पहचान बन गई और मैं अभी ऑल इंडिया तक मैं इधर पहुंचा हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी पहचान अपने तालुका में, जिले में ऐसी बनानी है कि वहाँ सभी लोग आपको वोट दे। एक अगले आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के 8-10 उम्मीदवार कंसेशन को ला सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो अलायंस होगा नहीं, लेकिन अपने बलबूते पर अगर आरपीआई 8-10 सीट लड़ाती है
तो अगली बार बीजेपी फिर अपने को बोलेगी आप हमारे साथ आइए। इसी तरह मतलब अभी से जिनको चुनाव लड़ना है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, अच्छा पैसा है, ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो अभी से उस एरिया में काम करते रहो। वहाँ थोड़ा मुझे बुलाओ, एक आधी सभा अच्छी करो, कटआउट लगाओ, बोर्ड लगाओ और अपनी पहचान अपने इलाके में बनाओ, तो अपनी पार्टी अच्छी बढ़ सकती है। और आज अपने को माननीय रामविलास पासवान जी को इधर आदरांजलि की है, तो मैं भी आप सभी लोगों की तरफ से उनको आदरांजलि करता हूँ। और रामविलास पासवान जाने से लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे नाम की चर्चा है। अभी मायावती की चर्चा ज़्यादा नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान के बाद दलितों का लीडर राठौर है, इसी तरह की चर्चा न्यूज़ पेपर में जा रही है। तो ठीक बात है, इसी तरह चर्चा है, लेकिन अपन अपना काम करेंगे, अपने कोई किसी की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पासवान जी एक बहुत बड़े नेता थे, मेरे संबंध उनके साथ बहुत थे। जब वो यहाँ 1989 में जब वो यहाँ समाज कल्याण मंत्री थे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, तो मैं भी महाराष्ट्र में मंत्री था। और कैंसर के टाइम पर बहुत बार 10-20 बार मैंने उनको महाराष्ट्र में बुलाया था, बहुत बड़ी बड़ी सभा में उन्होंने संबोधित किया था। तो इसी तरह पासवान जी के और मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनके जाने से अपने समाज का और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो पासवान जी आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन हमें आगे अपना कारोबार आगे चलाना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना है, दलित और सवर्णों को जोड़ना है, हिंदू मुस्लिमों को विवाद को खत्म करना है, गरीबों को न्याय देना है, मजदूरों को न्याय देना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकना है, दलित पर होने वाले अत्याचार को रोकना है, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को न्याय देना है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए। इसके लिए एक दिल्ली में का आप आंदोलन छेड़ सकते हैं। हमने मुंबई में आंदोलन शुरू किया और इसीलिए मतलब SRA स्कीम उधर आ गई, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। और SRA स्कीम के अंतर्गत जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी होती है, जो अभी 2011 के पहले की झोपड़पट्टी है, वहाँ बिल्डर को डेवलपमेंट करने के लिए देते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को 300 फीट का स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का मतलब कम से कम 400-450 फीट का जो मकान है, ये मकान बिल्डिंग का मकान उनको फ्री में मिलता है और बाकी का वो बेचते हैं। तो इसी तरह एक आधी स्कीम जो है यहाँ ये शुरू करने के लिए अगर एक आधा आंदोलन आप छेड़ते हैं कोरोना के बाद, तो मुझे लगता है कि ये अपने केजरीवाल जी है या केजरीवाल के हाथ में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, लेकिन तो भी मतलब इसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली में मतलब इसी तरह की स्लम हटाने, स्लम की जगह पर बिल्डिंग खड़ी करने का स्कीम जो है, ये स्कीम सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए। इसीलिए मतलब एक बार कोरोना के बाद एक आध आंदोलन हम अपने एरिया में भी करते हैं और जंतर मंतर पर भी 2-4 हज़ार लोग जमा करके उधर भी एक आधा आंदोलन करते। मैं उसमें आ जाऊँगा। तो इसके बाद अपने को थोड़ा पार्टी को दिल्ली में एक्टिव बनाना है। दिल्ली में बीच में आंदोलन होना चाहिए, बीच में टीवी में एक आधा कोई ना कोई विषय आना चाहिए। मुझे हर बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। पहले ज़माने में जब मैं MP था तो मिर्जा भाई को मालूम है कि जब कोई इशू होता है तो 50 लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे देश भर में न्यूज़ आ जाती है। तो इसी तरह जब इसी तरह का कोई वक्त आता है तब तक आप लोगों ने आंदोलन भी करना चाहिए, प्रदर्शन भी करना चाहिए। और जिस तरह हाथरस में हुआ, तो हाथरस में अत्याचार हुआ तो इधर भी आंदोलन होना चाहिए, वो भी टीवी में आना चाहिए। तो इसी तरह जो भी घटना है वो घटना के खिलाफ, जिस तरह निर्भया हत्याकांड हुआ था तो तब भी RPI ने आवाज़ उठानी चाहिए। किसी भी महिला पर जब अत्याचार होता है, दलित महिला पर भी होता है तो आवाज़ उठानी है, लेकिन किसी भी महिला पर अत्याचार होता है तो भी हमने आवाज़ उठानी है, ताकि RPI सभी लोगों के लिए काम करती है, ये सबको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग विषय पर, झुग्गी झोपड़ी के विषय पर, बेरोजगारों के विषय पर, और आप लोग जो कार्यकर्ता है उन्होंने अभी मेरे मंत्री पद का फायदा उठाते हुए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्होंने वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है, वो 20 लाख रुपए से लेकर कम से कम 15 करोड़ तक उसमें लोन मिलता है और उसमें 25% अपना भरना पड़ता है, 75% हम देते हैं। तो ऐसी स्कीम में भी एक आधा फैक्ट्री आप चालू कर सकते हैं, 1 करोड़ लोन लेकर, 2 करोड़ लोन लेकर, 5 करोड़ लोन लेकर। तो इसे उस योजना का फायदा उठाना चाहिए। गांव में जो लोग हैं उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट है, कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, ऐसे भी जो धंधे वो भी करना चाहिए, ताकि अपने पार्टी के पास रोज हर महीने को 1-2 लाख रुपए कमाने वाले
दिल्ली में 50-100 लोग होना चाहिए, ताकि अपने को कोई अगर प्रोग्राम करना है तो 10-10 हज़ार रुपये निकाले तो अपने पास 5-10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और उसमें पूरा वॉल पेंटिंग है, पोस्टर है, बैनर है, तो इसी तरह मतलब आगे हो सकता है। तो इसलिए मेरे पास काम लेकर आइए, लेकिन अपना भी काम कुछ करिए, अपना भी मतलब उद्धार करने के लिए किसी बैंक को मुझे बोलो कि आपको 50 लाख का लोन चाहिए, तो मैं बैंक के अधिकारी को बोल करूँ मंजूर करूँगा। तो इसी तरह के काम कोई आते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे थोड़ा सा सोच कर हम सब लोगों ने मेरे मंत्री पद का फायदा उठाकर, मैं मंत्री हूँ तो अभी 3.25 साल, तो अभी मंत्री 3.5 साल है, तो बाकी बाद में भी क्या होता है तो देखेंगे। लेकिन जब तक मैं मंत्री हूँ तब तक थोड़ा अपना फायदा होना चाहिए। तो जब आप लोग काम नहीं लाएंगे तब तक मैं उठाकर आपको कोई धंधा नहीं दे सकता हूँ। तो आपको कोशिश करनी होगी और इसी तरह कोई प्लानिंग करके आप इसी तरह का काम कर सकते हैं। और बाकी अपने कोरोना के बाद जहाँ जहाँ आप एक आधी सभा रखना चाहते हैं, तालुका की सभा अगर होती है तो वहाँ 1000 तो लोग होना चाहिए, दिल्ली की सभा होती है तो वहाँ 3-4 हज़ार तो लोग होना चाहिए, और दिल्ली की सभा होती है तो वहाँ 15-20 हज़ार लोग होना चाहिए। इसी तरह का प्लानिंग हम सब लोगों ने करना है। और जब हम मीटिंग रखते हैं तब उनको लोगों को लाने के लिए भी थोड़ा खर्चा लगता है, तो उसके लिए भी आपका प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे लोग आ जाओ बोलेगे तो लोग आते नहीं है। इसीलिए उनका प्लानिंग करके भाई यहाँ अपने को अगर 10,000 की 5,000 की सभा करनी है तो 5,000 की सभा के लिए 100 बस आनी चाहिए। तो हर बस में 50 लोग बैठते हैं, 50-60 लोग। इसी तरह मतलब ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक आधा प्रोग्राम अपन दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम में भी रख सकते हैं, बड़ा प्रोग्राम। वहाँ 3-4 हज़ार लोग आएंगे तो वो पूरा हॉल हो सकता है, और उसमें दिल्ली का भी एक आधा अधिवेशन अपन कर सकते हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 100 बस लाने की, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए आप सब लोग इधर आए हैं, और आज मेरे नाम की वेबसाइट का आज उद्घाटन हुआ है। इरफान शेख जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने किया है। सूर्या टीवी में, बहुत सारी टीवी में उन्होंने काम किया है। कहाँ का काम किया है? उसके पहले के कहाँ का काम किया आपने? इंडिया टुडे सारा समय न्यूज़ ट्रैक आपका, हाँ मतलब लगभग ऑल द चैनल्स, हाँ सभी टीवी में उन्होंने काम किया है। और उनको कोई अपेक्षा अपनी तरफ से नहीं है। वो पार्टी के बहुत बड़े अपने वर्कर के टाइप पर वो काम करते हैं। मेरे साथ उनका बहुत नज़दीक का संबंध है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका जैसा आदमी अपने साथ मीडिया के लिए जुट गया है, तो एक अच्छी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सबको खाना है, मतलब खाने के बगैर कोई नहीं जाना है। तो इसीलिए सबका अच्छा खाना है। हमारे सिद्धू जी इधर आए हैं, सरदार जी है, और बाकी के हमारी मैडम भी, तो सब लोग इधर आए हैं। तो अभी सभी का नाम मैं लेते कुछ नाम भूल जाते हैं, तो इसलिए सभी जो लोग इधर आए हैं तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सुभाष है, सुभाष ने ये वेबसाइट बनाएंगे, किधर है सुभाष? आज ऊपर आ जाओ। हाँ, ये सुभाष है, इनका नाम है सुभाष, लेकिन ये मृदुभाष, तो मृदु बोलने वाले हैं। और इन्होंने मतलब ये वेबसाइट पूरी बनाई है, और उन्होंने बहुत सारे फोटो भी कलेक्ट किए हैं। मैंने जो आंदोलन किया है और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो बहुत सारे फोटो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। आपके पास भी कोई फोटो होगी तो इनके पास भेज सकते हैं, तो वो भी मतलब आगे इसको पब्लिसिटी दे देंगे। तो सुभाष ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, तो सुभाष का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब लोग आज खाना खाकर जाएंगे। तो फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय दिल्ली।